Good morning students. Today we will continue our topic return to a factor. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टीपी, एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हमने ये बात की थी कि जब टीपी मैक्सिमम होती है तो एमपी ज़ीरो बन जाती है और एपी डायमेंश होती है। लेकिन टीपी के मैक्सिमम पॉइंट के होने के बाद टीपी डायमेंश होने लगती है तो जो एमपी है वो नेगेटिव में चली जाती है, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं जाती। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, आप इनको अच्छे से समझ लेना। द एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। मीन्स ए पी इंक्रीजेज व्हेन एम पी इंक्रीजेस। जब ए पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कब होती है, जब एम पी इंक्रीज होती है। एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एम पी एंड ए पी आर इक्वल। तो ये भी एक पॉइंट है, जब ए पी क्या होती है इसके मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, एम पी और ए पी इक्वल हो जाती हैं। ए पी डिक्रीजेज व्हेन एम पी इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। आपको मतलब क्या बात समझ रही है इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, जो टी पी है ना उसके साथ दोनों का रिलेशनशिप है, एम पी का भी ए पी का भी। अगर एम पी ग्रेटर है तो ए पी भी ग्रेटर है, अगर एम पी लेस है तो ए पी भी लेस है। सिंपल सी बात है। एम पी कैन बी पॉजिटिव ज़ीरो और नेगेटिव बट ए पी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जो एम पी है ना वो नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ए पी की, ए पी कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे हमारा रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर मैंने आपको बता रखा है, वैसे इसमें और कुछ ज़्यादा टाइम से इसको एक ही बात को करवाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर, एक फैक्टर वेरी करता है, बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। इंक्रीजिंग में मैंने क्या बताया था कि जब एक फैक्टर के इंक्रीज करने से आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जब क्या होती है आपकी प्रोडक्शन भी कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है, नो चेंज, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। डायमेंशनिंग रिटर्न टू फैक्टर तब बोलते हैं जब आपकी रिटर्न है जो प्रोडक्शन है पहले से डिक्रीज होने लग जाती है। सो इसको आप एक बार रीड कर लेना, क्यों वही पॉइंट्स है ना वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, कुछ भी या क्या है कांस्टेंट नहीं रहता, सभी के सभी फैक्टर क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, क्यों, इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। So in the long run output can be increased by increasing all factors in the same proportion और different proportions। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो हमें सभी के सभी फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा। पहले हमने रिटर्न टू फैक्टर में समझा था टीपी, एपी और एमपी का रिलेशनशिप। आज हम समझेंगे इसको रिटर्न टू स्केल में। आप देखो टीपी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन्स आपकी क्या है यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है। जो जो आप क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, टीपी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अब क्या हुआ 33-25, ये एक कांस्टेंट रेट है तो आपकी कांस्टेंट है, 10-4 पर आ गई तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इस जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि रिटर्न टू फैक्टर में तो क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट, कॉस्ट आपकी फॉल होती है, उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। लेकिन अगर हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, इसमें क्या होता है कि अगर आपके इनपुट्स हैं जो 10% इंक्रीज हुई हैं और आपकी आउटपुट है जो 20% इंक्रीज हुई है, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर आपने 10% ही प्रोडक्शन के वेरिएबल को चेंज किया था, 10% ही आपकी आउटपुट निकली, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन डिक्रीजिंग का मीन्स क्या है, आपने इनपुट्स तो 10 से 20 लगा दिए थे अब, लेकिन आपकी प्रोडक्शन पहले 20 थी अब 10 हो गई, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ये देखो डायमेंशनिंग रिटर्न टू स्केल, इट ऑकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कॉजेज प्रपोर्शनेटली लेसर इंक्रीज इन आउटपुट। 15% इंक्रीज़ किया था आपने फैक्टर्स में, लेकिन सिर्फ 10% इंक्रीज़ हुई आपकी आउटपुट। आपने इनपुट्स ज़्यादा लगा दिए थे लेकिन आपकी आउटपुट उतनी बड़ी नहीं, कम हो गई, तो वो क्या है, डायमेंशनिंग रिटर्न टू स्केल है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे कॉस्ट का कितना लेवल है जो डिक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक होती है इकोनॉमीज, एक होती है डिस इकोनॉमीज। जब तो आपकी जो कॉस्ट है वो डायमेंश करने लग जाती है, मीन्स आप कॉस्ट को रिकवर अप नहीं कर पा रहे या फिर रिकवर अप कर पा रहे हो। जब आप रिकवर अप कर पा रहे हो उसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, रिकवर अप नहीं हो पा रही आपसे, उसे हम बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इसको हम समझेंगे। ऑक्यूरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेजेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द फैक्टर इनपुट। आपने फैक्टर्स बढ़ाए, आपकी कॉस्ट घटी, ठीक है, डायमेंश हुई, उससे हम बोल सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमिकल होता है सस्ता होना पहले से। देन ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी। इंटरनल कैसे हो सकता है? ड्यू टू चेंज इन साइज ऑफ द फर्म। अगर तो आपके फर्म लेवल पर डिक्रीज हुई है कॉस्ट, उसे तो हम बोलते हैं इंटरनल। अगर पूरी इंडस्ट्री के लेवल से डिक्रीज हुई है आपकी कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल इकोनॉमीज मैंने आपको बता दिया कि फर्म लेवल पे कॉस्ट का डिक्रीज होना मीन्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। कैसे होता है? फर्स्ट पॉइंट देखो, लेबर इकोनॉमीज और स्पेशलाइजेशन। अगर आपने एक वर्कर को लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ से एक ही जॉब दी है, तो वो उस जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वेस्टेज कम करेगा, तो अपने आप कॉस्ट भी कम हो गई। तो ये क्या हो गई? हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई इंटरनली, जब हमारी क्या होती है, लेबर स्पेशलाइज्ड हो जाती है किसी एक फील्ड में। नेक्स्ट इज टेक्निकल इकोनॉमीज और इंडिविजिबिलिटी। टेक्निकल इकोनॉमीज मीन्स टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। Then economies of increased dimension means average cost, marginal cost, total cost, all these costs are decreased. Then inventory economies like LIFO, FIFO, last in first out, first in first out methods should be adopted so that most of the inventory can be overcome. Then selling or marketing economies like advertisement, sales, promotional, personal expenses. Then managerial economies. Managerial means the work should be decentralized into different departments. Then transport and storage. Transport and storage means like tanks वगैरह. So all these helpful in reducing the wastage. Then next is external economies. External means which is not at the firm level, it becomes at industrial level. External economies are industry specific. These are available to all the firms in the industry when the scale of operation of the industry as a whole expands. So next is types of external economies. As we know that external economy arises when we talk about industry level, not an individual firm level. So first point is economies of concentration. एक होता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सभी के सभी फैक्टर्स प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट के हैंड्स में होते हैं। तो हमें क्या है, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन करनी चाहिए कि कुछ ही हाथों में नहीं पावर देनी चाहिए, सबको राइट देना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अच्छी तरह से यूज़ करने का। तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे प्रोवाइड करो, डिसइंटीग्रेशन करो, आप वर्क को डिवाइड करो। नेक्स्ट है आपका डिस इकोनॉमीज। जब डिस इकोनॉमीज क्या होगा, जब आपकी बियॉन्ड आपके पॉइंट के अप टू आपकी कॉस्ट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डिस इकोनॉमीज। ये कैसे हो सकती है? टेक्निकल डिफिकल्टीज़ के साथ, या फिर अनवाइडली मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की डिवाइडेशन जो अच्छी तरह से नहीं है डिपार्टमेंट्स की, या फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल कैसे हो सकते हैं? जब टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग के लिए होता है। रिटर्न टू फैक्टर में कुछ के फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, कुछ वेरी कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग में सभी के सभी फैक्टर वेरी कर जाते हैं। सो द मेन कॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिटर्न टू फैक्टर इज वेरिएशन और चेंजेस इन प्रपोर्शन, बट रिटर्न टू स्केल का मीन्स क्या होता है, सभी के सभी फैक्टर। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।